It's not a game, it's a rich thing. हेलो गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज है हम लोग देखेंगे डेविएशन ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिडिटी। डेविएशन देखेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिडिटी का। इसको एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिडिटी भी कहते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन है ये, मतलब इसमें मेंडल लॉ फॉलो नहीं होता है। ये दो टाइप का होता है, एक होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और एक होता है को डोमिनेंस। आपके सिलेबस में को डोमिनेंस है नहीं, बस आपके सिलेबस में इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। बट कभी कभी आपका आकाश पाताल छाया ये वो कहाँ कहाँ से आप लोग पढ़ते हो, उसमें ये सबसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक ना, तो देखना, ये देख लो आप, पहले को डोमिनेंस ही देख लो, इसका एग्जांपल याद रखो और नाम याद रखो कि ये एक्सेप्शन है मेंडल्स लॉ का। ठीक है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, को डोमिनेंस किस में पाया जाता है, बस यही पूछेगा आपसे। ये पाया जाता है कोट कलर ऑफ कैटल। ठीक है, कोट कलर ऑफ कैटल में पाया जाता है। और किस में पाया जाता है, एबीओ ब्लड ग्रुप में, एबीओ ब्लड ग्रुप में। ठीक है, बस इसी में, बस आप इतना याद रखो कि को डोमिनेंस ये दोनों में पाया जाता है और को डोमिनेंस एक्सेप्शन है मेंडल्स लॉ का। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता क्या है? ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसको हम लोग पार्शियल डोमिनेंस भी कहते हैं। हाँ चलो देखते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कुछ डॉगी लोग का आवाज़ आ रहा है, वो लोग को भी क्लास करना है इसलिए लग रहा है। ठीक है, चलो इग्नोर करते हैं उसको, आगे देखते हैं हम लोग। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसको हम लोग पार्शियल डोमिनेंस भी कहते हैं, इसको हम लोग सेमी डोमिनेंस भी कहते हैं। ठीक है, क्या होता क्या है इनकम्प्लीट डोमिनेंस? ठीक है, चलिए देखते हैं। इन हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म, हेट्रोजाइगस मतलब हाइब्रिड, आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया हूँ मैं। आउट ऑफ contrasting dominant and recessive allele, if the dominant gene cannot express its dominant phenotype completely, but an intermediate or mixed phenotype between dominant and recessive gene is expressed, the phenomenon is known as incomplete dominance. बोल क्या रहा है, यह डेफिनेशन बोल रहा है हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म में जब डोमिनेंट और रिसेसिव जीन एलील होता ही है। ठीक है, जब डोमिनेंट अपने आप को कम्प्लीटली एक्सप्रेस ना कर पाए, ठीक है, डोमिनेंट अपने आप को कम्प्लीटली एक्सप्रेस ना कर पाए और एक इंटरमीडिएट मतलब बीच या फिर मिक्स्ड फेनोटाइप मतलब डोमिनेंट और रिसेसिव का दोनों मिला जुला सरकार जैसा, ठीक ना, मिक्स्ड फेनोटाइप बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव इज जीन इज एक्सप्रेस्ड, मतलब दोनों में कम्प्लीटली नहीं हुआ, दोनों थोड़ा थोड़ा हो गया, समझे, मिक्स टाइप, तब इस टाइप को कहेंगे, फेनोमेनन को कहेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अभी आपको मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा, आप टेंशन मत लो अगर आपको समझ नहीं आया तो। ठीक है, चलो इसको फर्स्ट डिस्कवर्ड किसने किया था? फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कोडेंस, कोडेंस ने इसको फर्स्ट डिस्कवर्ड किया था इन मिराबिलिस जिलापा। ठीक है, इन मिराबिलिस जिलापा। ठीक है, ये साइंटिफिक नेम है, इसको अंडरलाइन करके लिखिएगा। ठीक है, इस प्लांट को और एक नाम है, इसको कहते हैं फोर ओ क्लॉक प्लांट। ठीक है, और गुल ए बंस। ठीक है, और गुल ए बंस। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा डिस्कवर किसने किया था? कोडेंस ने किया था। किस में किया था? मिराबिलिस जलापा में किया था। मिराबिलिस जलापा के जगह ऑप्शन में और भी दूसरा नाम हो सकता है, क्या क्या? 4 o'clock प्लांट और गुलेबंस। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और भी कोई प्लांट में पाया जाता है, मैं बताऊंगा आपको, आगे देखते हैं। चलो ठीक है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस को एक्सपेरिमेंट से देखते हैं। चलिए क्रॉस करवाते हैं, पी जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन, प्योर रेड एंड प्योर वाइट फ्लावर में। ठीक है, प्योर रेड मतलब प्योर, ठीक है, कैपिटल आर, प्योर वाइट स्मॉल आर। अब आपको बार बार ये नहीं बताया जाएगा कि रेड डोमिनेंट है, वाइट रिसेसिव है, आपको ये समझ आ जाना चाहिए अभी तक। ठीक है, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है मतलब आपने क्वेश्चन अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया है। ठीक है, चलो देखते हैं। गैमेट, गैमेट इसका क्या बना? कैपिटल आर। ठीक है,
इसका स्मॉल आर। गैमेट निकालना मैंने आपको सिखाया लेक्चर नंबर 3 में, आप ज़रूर देखो। F1 जनरेशन में क्या आया, इधर से आया एक मेल से एक फीमेल से, ये बना। तो ये क्या बनता था, हमेशा बनता था ये रेड, ठीक है। बट यहाँ पे एक अलग फिनोटाइप आ गया, रेड भी नहीं वाइट भी नहीं, एक अलग पिंक, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं को इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसी को हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मतलब देखो, अगर मेंडल का लॉ फॉलो करता तो यहाँ तो रेड आना चाहिए था ना, रेड आना चाहिए था ना, बट ये क्या आया, पिंक आया, समझे। चलो अब आगे देखते हैं। F2 जनरेशन में इसको सेल्फ पॉलिनेशन करवाते थे, ठीक है। इसका 2 टाइप का गैमेट बना, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, ठीक है। अब इसका क्रॉस करवाए तो एक रेड बना, 2 पिंक बना और एक वाइट बना, ठीक है। फेनोटाइपिक रेशियो क्या आया, 1:2:1। एक बना रेड, 2 बना पिंक, एक बना है वाइट। जीनोटाइपिक रेशियो क्या आया, एक रेड का मतलब होमोजाइगस, 2 हेटेरोजाइगस, एक फिर से होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। ये मतलब इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से क्रॉस में फेनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो सेम है। फेनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो किस में सेम होता है, आप आराम से टिक करे हुए। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस का भी रेशियो सेम आता है, ठीक ना, 1:2:1, 1:2:1, फेनोटाइपिक भी और जीनोटाइपिक भी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। और एक बात, मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर ज्वाइन करो, और उसमें ये सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपको वीडियो पॉज करके आपको नोट्स बनाने की टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मैं बोला था इनकम्प्लीट डोमिनेंस बस मिराबिलिस जलापा में नहीं, और भी कई प्लांट्स में पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं। जो ऑल्सो सीन इन फर्स्ट फ्लावर कलर ऑफ एंटीहाइरम मेजस, एंटीहाइरम मेजस, ठीक है। फ्लावर कलर किस में पाया जाता है, इसमें, मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस किस में पाया जाता है, इसमें, ठीक है। इस प्लांट को और एक नाम है क्या, स्नैपड्रैगन। इसको और एक नाम क्या बोलते हैं, स्नैपड्रैगन। और एक नाम है डॉग फ्लावर, बहुत नाम है इसका, दोस्त लोग बहुत इसको अलग अलग नाम से बुलाता है, क्या करे, ठीक है। स्नैपड्रैगन, डॉग फ्लावर, एंटीहाइरम मेजस, ठीक है। ये साइंटिफिक नेम है, इसलिए हम लोग इसको अंडरलाइन करेंगे सेपरेटली, ठीक है। दूसरा किस में पाया जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, फीदर कलर इन अंड्राउसियन फाउल, ठीक है। फीदर कलर इन अंड्राउसियन फाउल, सही है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है तुम्हारा, इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, मतलब पहले ही बता दिया है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस है। F2 जनरेशन हैज़ क्या, जीनोटाइपिक रेशियो 3:1, नहीं, जीनोटाइपिक रेशियो तो किसी में 3:1 नहीं आता है, तुम झूठ बोलते हो मास्टर। चलो मतलब ये नहीं होगा। फेनोटाइपिक रेशियो 3:1, अरे फेनोटाइपिक रेशियो 3:1 नहीं आता, वो तो मेंडल्स लॉ में आता था, बट ये तो एक्सेप्शन है मेंडल्स लॉ का, तो नहीं, ये भी गलत। जीनोटाइपिक रेशियो इज इक्वल टू फेनोटाइपिक रेशियो, हाँ ये तो सही है, और इक्वल टू 1:2:1, हाँ ये सही है, मतलब ये आपका सही हुआ, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो इस चैप्टर में क्वेश्चन करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको क्रॉस नहीं करवा पाओगे, और हर साल देखोगे एक न एक लॉन्ग क्वेश्चन में क्रॉस आ ही जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में क्रॉस आ ही जाता है। और क्रॉस तो सिंपल है, आपको अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस है तो वो क्रॉस लिख कर दिखाना है, तो वही क्रॉस है, बस चेकर बोर्ड बनाना है, आराम से करना है, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन मिराबिलिस जलापा, क्या मिराबिलिस जलापा व्हेन होमोजाइगस, मतलब जैसे ही देखो मिराबिलिस जलापा आया, मतलब क्या कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस है, ठीक है। चलो देखते हैं। व्हेन होमोजाइगस रेड फ्लावर्ड एंड वाइट फ्लावर्ड प्लांट्स आर क्रॉस्ड, ठीक है। व्हेन होमोजाइगस रेड फ्लावर एंड वाइट फ्लावर्ड प्लांट्स आर क्रॉस किए, इफ़ 120 प्लांट्स आर प्रोड्यूस इन F1 जनरेशन, ठीक है।
हम लोग क्रॉस किए हैं और 120 प्लांट्स F1 जनरेशन में प्रोड्यूस हुआ है। क्या बोला है? F1, याद रखिएगा F1। द रिजल्ट वुड बी, रिजल्ट क्या होगा बताओ मुझे, रिजल्ट वुड बी क्या होगा बताओ, बताओ तो जल्दी। देखो देखो हम लोग क्या करते थे, अगर हम लोग क्रॉस करें, देखो ये रेड है, होमोजाइगस रेड, और यहाँ एक और बात बताना चाहूँगा, यहाँ होमोजाइगस वाइट क्यों नहीं लिखा? अरे ये वाइट तो रिसेसिव है, वो तो हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होगा, तो वहाँ लिखने का क्या जरूरत है? ये तो कॉमन सेंस हो गया ना, समझ रहे हो ना। अगर स्पेशली कहीं लिखा है कि वाइट डोमिनेंट है तब अलग बात है, बट जनरली यही पाया जाता है कि वाइट रिसेसिव है और रेड डोमिनेंट, ठीक है, इसलिए यहाँ होमोजाइगस नहीं लिखा, ठीक है। चलो तब देखते हैं क्रॉस करवा कर मिराबिलिस जलापा में क्या हुआ करता था। रेड को क्रॉस करवाए थे, ठीक है, वाइट से क्रॉस करवाए थे, एक इसका गैमेट बना था आर, इसका गैमेट बना था स्मॉल आर। F1 जनरेशन में एक आया था एक ही टाइप का, वो सब पिंक था, मिराबिलिस जलापा में पिंक था, नॉर्मल में क्या था? रेड, ठीक है। तो ऑल द 120 प्लांट्स आर पिंक, ये तो होगा नहीं क्योंकि F1 जनरेशन का बात कर रहे हैं यहाँ, F2 का नहीं, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये तो ये होता है बट ये होता है F2 जनरेशन में, ठीक है, ये तो एकदम नहीं होगा। 4 नंबर देखो, ऑल द 120 प्लांट्स आर पिंक, तो चलो ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है, समझ आ रही है। चलो और एक क्वेश्चन चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन मिराबिलिस जलापा, क्या? इन मिराबिलिस जलापा व्हेन होमोजाइगस रेड फ्लावर्ड एंड वाइट फ्लावर्ड प्लांट्स आर क्रॉस्ड, ठीक है। देखो फिर से वही बोलूँगा, यहाँ होमोजाइगस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये कॉमन सेंस है कि वाइट रिसेसिव है तो ये होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होगा, ठीक है। क्रॉस किए 400 प्लांट्स आया F2 जनरेशन में, ठीक है, 400 प्लांट्स, द रिजल्ट वुड बी इन, देखो पहली बात मिराबिलिस जलापा आया मतलब क्या? ये क्या चीज़ का केस है? ये सिंपल एकदम आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस है, ठीक है। बट चलो अब यहाँ देखना है, ये क्या बोल रहा है? F2 जनरेशन, वहाँ F1 जनरेशन बोल रहा था, तो जितना भी आएगा वो सब पिंक हो जाएगा, बट यहाँ F2 जनरेशन बोल रहा है, तो F2 जनरेशन में आपको क्रॉस करके देखना पड़ेगा। आपने क्रॉस में क्या देखा था, आपको याद है? 1:2:1 का रेशियो आता था, 1:2:1 का रेशियो आता था, ठीक है। तो 1 क्या था? एक रहता था रेड, फिर से 2 रहता था आपका पिंक, ठीक है, और एक रहता था आपका वाइट। मतलब 400 को 1:2:1 का रेशियो में डिवाइड करके देखो, आपको साफ साफ समझ आ जाएगा क्या है। तो 400 को 1:2:1 में डिवाइड करोगे तो कौन सा आपका ऑप्शन सही बैठेगा, आप बताओ। हाँ आपने सही बोला, ऑप्शन 4, ठीक है। 100 रेड, 200 पिंक, 100 वाइट। आप देख लो ना, 0 कटा दो, 1:2:1 आ रहा है, ठीक है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो आप क्रॉस देखो, यहाँ क्रॉस देखो, यहाँ देखो पिंक आया था, इसको फिर से F2 में पूछा है, इसलिए फिर से यहाँ चेकर बोर्ड बना लो, बोर्ड बनाकर ये सॉल्व कर लो। समझ आ रहा है? चलो ठीक है, तो देखते हैं आगे और एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा रट्टू टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ? कौन सा एक्सेप्शन है मेंडल्स लॉ का, ठीक है। चलो देखते हैं। लिंकेज के बारे में हम लोग को नहीं पता, हम लोग के सिलेबस में भी नहीं है, चलो छोड़ दो। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, हाँ ये तो है। को डोमिनेंस, हाँ ये भी है। मतलब 2 ऑप्शन पता चल रहा है। देखो अगर मैं आपको को डोमिनेंस पढ़ाया ही नहीं रहता, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, बहुत प्रोबेबिलिटी है। अगर को डोमिनेंस पढ़ाया ही नहीं रहता और लिंकेज आपको तो ऐसे ही नहीं पढ़ना है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट इनकम्प्लीट डोमिनेंस मारते हैं, बट वो गलत हो जाता, ठीक ना। बट वही देखो, दो एक्सेप्शन पढ़ा दिया हूँ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस। मतलब क्या, लिंकेज भी उसका ही होगा, तभी 2 ऑप्शन है, तो इसको ऑल ऑफ द अबव मार दो। अगर कभी भी ऐसा हो
कि मोर देन 2 आंसर सही लग रहा हो और एक ठो के बारे में नॉलेज ना हो और लास्ट वाला ऑप्शन दिया हो ऑल ऑफ द अबव, तो आप हमेशा मारो ऑल ऑफ द अबव। दो तो आप श्योर हो ना कि 2 एक्सेप्शन है, इसको छोड़ो ना, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं अब। वेरिएशन। वेरिएशन वेरिएशन क्या होता है, चलो देखते हैं। वेरिएशन, द परमानेंट चेंज इन क्रोमोसोम और डीएनए मे रिजल्ट इन डिफरेंस इन बिहेव इन एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, उसको कहते हैं वेरिएशन। कुछ ऐसा चेंजेस आ गया, परमानेंट, टेम्पररी नहीं, परमानेंट, इन क्रोमोसोम, ठीक है, या फिर डीएनए, जो कि कैरेक्टर को ही एक्सप्रेस करने में डिफरेंस कर दिया। जैसे एक कैरेक्टर था ब्लैक हेयर का, ठीक है, कुछ ऐसा आया, कुछ हुआ इन्वायरमेंट में डिफरेंस कि आप में वेरिएशन आ गया और आपका परमानेंट कलर ऑफ हेयर ब्लैक के जगह आपका स्लाइटली ब्राउन हो गया, ठीक है ना। मतलब जो एक्सप्रेशन था कैरेक्टर का वो डिफरेंस हो गया, ठीक है, उसी को कहते हैं वेरिएशन। ये क्यों हुआ, चेंजेस इन क्रोमोसोम और डीएनए के कारण, ठीक है। ये 2 टाइप का होता है, फ्री एंड अटैच्ड ईयर लोब, ठीक है। किसी किसी का ईयर लोब देखोगे कि अटैच रहता है, किसी किसी का फ्री रहता है, ठीक है। देखो मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ, ये डायग्राम देखो, इसमें अटैच है, ठीक है, इसमें ये अटैच है, ये जो है ना, जो कि बहुत कम पाया जाता है, बहुत कम, ये बहुत ही कम पाया जाता है, ये अटैच्ड है, ठीक है। बट ये क्या है, ये हम लोग में देखोगे नॉर्मली यही पाया जाता है, यहाँ अटैच्ड नहीं रहता है, ठीक है ना। इसी को हम लोग कहते हैं वेरिएशन। देखो इसका तो ये अटैच नहीं है, इसका फ्री है, ठीक है, बट यहाँ पे ये अटैच होता है, किसी किसी का बहुत कम पाया जाता है, बट ये इसीलिए इसको रिसेसिव कहते हैं। ये मतलब हम लोग बोलने का नहीं है, ये असली में पाया जाता है। बायोलॉजी यही है, जो हम लोग देखते हैं वही करते हैं, इनफैक्ट साइंस ही वही है। जो हम लोग रियल है वो हम लोग किताब में लिखते हैं, ये नहीं कि जो हम लोग किताब में लिखे हैं वो रियल है, वो नहीं होता है, ऐसा कहीं नहीं होता है, ठीक ना। साइंस का यही मज़ा है, जो हम लोग देखेंगे वही हम लोग किताब में पाएंगे, ठीक है। इसीलिए इसको रिसेसिव बोलते हैं, ये कम पाया जाता है, ये ज़्यादा पाया जाता है, इसको डोमिनेंट कहते हैं। देखिएगा आप में से शायद ही किसी का अटैच्ड होगा, अगर अटैच्ड होगा तो ठीक ही है, आप बहुत कम कीमती लोगों में से हैं, ठीक है। आप कमेंट कीजिएगा अगर आपका अटैच होगा तो, ठीक है। दूसरा एक है रूरल एंड नॉर्मल टंग, ठीक है। किसी किसी का टंग, बहुत आदमी रोल नहीं कर पाता है, ठीक ना, रोल नहीं कर पाता है, जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी इमेज उसका भी, और इसीलिए बहुत ऐसा होता है, बहुत लोग कर पाता है, इसलिए रोलर टंग बहुत नॉर्मल है। देखो एक है डायग्राम, ये देखो, ऐसा हम लोग में से काफ़ी बच्चे कर पाएंगे, ठीक ना, आप भी कर पाओगे, मैं भी कर पाता हूँ, बट बहुत कोई है जो ऐसा नहीं कर पाता है, ठीक ना। तुम देखना, इसलिए इसको वेरिएशन कहते हैं। ऐसा तुम अपने आसपास में देखोगे, किसी से पूछोगे, शायद कोई 1-2 मिल जाए, समझे। यही है रोलर टंग, ये नॉर्मल टंग, ठीक है। ये हम लोग कर पाते हैं, इसी को वेरिएशन कहते हैं। आप ये 2 आ सकता है एग्जाम्पल, आप याद रखिएगा एग्जाम्पल। वेरिएशन का क्या है, 2 एग्जाम्पल है, एक आपको पिक्चर नहीं बनाना है, ड्राइंग नहीं बनाना है, बस आप ये याद रखो कि एक फ्री होता है और एक अटैच्ड ईयर लोब, ठीक है। एक रोलर टंग होता है, एक नॉर्मल टंग होता है। आपको थोड़ा सा और याद करने का शौक़ है, मैं ये बोलूँगा नहीं आप ये याद करो, बट ये आप कॉमन सेंस से लिख सकते हो। फ्री ईयर लोब ज़्यादातर में पाया जाता है कि नहीं, बस फ्री ईयर लोब इज़ डोमिनेंट ट्रेट ओवर अटैच्ड ईयर लोब, ठीक है। रोलर टंग एंड नॉर्मल टंग, बहुत सारे हम लोग देखते हैं कि रोल कर पाते हैं, इसलिए रोलर टंग इज़ डोमिनेंट ओवर नॉर्मल अनफोल्डेड टंग, ठीक है। ये आप आराम से लिख देना, थोड़ा टीचर को इम्प्रेस किया करो। अगर ये सब लिखोगे तो टीचर बोलेगा हाँ बच्चा जानता है, तो वो इम्प्रेस होगा, तो वो मार्क्स काटेगा नहीं। क्योंकि वेस्ट बंगाल बोर्ड में देखोगे ज़्यादातर टीचर बूढ़े होते हैं, वो लोग ऐसा माइंडेड के ही होते हैं, ठीक ना, कि जो मार्क्स काटते हैं, इसलिए वेस्ट बंगाल बोर्ड में मार्क्स जल्दी नहीं मिलता, समझे। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अब है म्यूटेशन। क्या है म्यूटेशन किसको कहते हैं, चलो देखते हैं। सडन हेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। कोई अचानक से ऐसा चेंज हो
जो हेरिटेबल मतलब एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन में जाए, एक से दूसरा, ठीक है, मतलब पेरेंटल से F1 में भी जाए, F1 से F2 में भी जाए, कोई ऐसा चेंजेस हो जाए सडन, अचानक से, ठीक ना, उसको हम लोग कहते हैं म्यूटेशन। जेनेटिक मटेरियल मतलब DNA, क्रोमोसोम, जीन, ऐसा मतलब कुछ में चेंजेस हो जाए, तो इसलिए हम लोग उसको कहते हैं म्यूटेशन। बट सडन होना चाहिए, ठीक ना, वेरिएशन में सडन नहीं होता है, ठीक ना। चलो ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन म्यूटेशन इज द रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। इवोल्यूशन में नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा एडेप्टेशन एंड इवोल्यूशन, ठीक है। ये मतलब रॉ मटेरियल है। अगर म्यूटेशन होता है ना, इवोल्यूशन मतलब क्या, हम लोग धीरे धीरे इवॉल्व जो किए हैं। इवोल्यूशन मतलब क्या होता है, एक समय हम लोग 4 पैर पे चलते थे, धीरे धीरे 2 पैर पे आए। ये स्लो प्रोसेस है बहुत, इतना जल्दी जल्दी हम लोग नहीं हो गया है। ये नहीं कि 2 साल 10 साल में हो गया है, कम से कम ये हज़ारों साल लगा है हम लोग को धीरे धीरे। ऐसे पहले हम लोग खाना कच्चा मांस खाते थे, ऐसे खाते वैसे खाते थे, अब पका कर खाते हैं। धीरे धीरे हम लोग का इवोल्यूशन हुआ है, समझे, इसी को हम लोग इवोल्यूशन कहते हैं। तो म्यूटेशन इज़ द रॉ मटेरियल, मतलब म्यूटेशन उसके स्पाइक है एक, मतलब वो स्टार्ट हुआ धीरे धीरे, वो मतलब इवोल्यूशन में हेल्प करता है। मतलब एकदम बेसिक है, होता है ना कि यही हुआ तो हम लोग इवोल्यूशन हुए। होता है ना एक फैमिली में कि एक मानो एक गरीब फैमिली था, मानो बहुत गरीब फैमिली था, उसके फादर रिक्शा चलाते थे, उसकी मदर मेड का काम करती थी, बहुत गरीब फैमिली था, ठीक है। बट एक उसका बेटा पढ़ाई में अच्छा निकल गया, ठीक है, उसका बेटा पढ़ाई में अच्छा निकल गया, वो बड़ा होकर IPS बन गया या फिर कोई डॉक्टर बन गया, फिर कुछ अच्छा पोस्ट पे चला गया, ठीक है, अच्छा पोस्ट पे चला गया, सक्सेसफुल हो गया। तो मतलब क्या, वो अब तो उसका फैमिली का कंडीशन अब फार बेटर देन हो गया, बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। मतलब उसी कारण अब सब अब उसका नेक्स्ट जनरेशन अच्छा होगा, उसका नेक्स्ट मतलब उसका अब तो बच्चा कभी तो रिक्शा नहीं ना चलाएगा, उसकी माँ फिर से कभी तो ऐसा कुछ नहीं ना करेगी। तो बस वही है कि अब धीरे धीरे अब उसका इवोल्यूशन हो गया, अब अच्छे फैमिली, अच्छा उसका मतलब क्या बोलूँ मैं, समझ रहे हो तुम लोग, ठीक है। वही है म्यूटेशन, कि वही मतलब एक ऐसा कुछ हुआ कि हम लोग इवॉल्व हो गए, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन इज़ द रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों बोलते हैं, देखो, म्यूटेशन इज़ द कॉज ऑफ वेरिएशन, ठीक है। म्यूटेशन क्या है, कॉज है वेरिएशन का, ठीक है, मतलब म्यूटेशन के कारण ही वेरिएशन होता है, ठीक है, अमोंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। म्यूटेशन गिव्स राइज टू ओरिजिन ऑफ न्यू कैरेक्टर्स। देखिए मैं क्या बोला था, एक नया कैरेक्टर, म्यूटेशन, देखो ना, वही नए नए कैरेक्टर। देखो जब उस रिक्शा वाला का फैमिली में जब वो बच्चा पढ़ता था, ज़्यादा उस समय नहीं हुआ था सक्सेसफुल बच्चा, बस वो लोग गरीबी से कैसे खाना पीना खाकर चलाते थे अपना घर। बट जैसे ही वो बच्चा सक्सेसफुल हो गया लाइफ में पढ़ लिख कर, तब धीरे धीरे उसका घर बड़ा हो गया, वो अच्छा जगह पे घर खरीद लिया, धीरे धीरे वो घर में सब कुछ ज़रूरत की चीज़ें रखने लगा जो कि पहले उसके पास नहीं थी। फ्रिज हुआ, TV हुआ, AC हुआ, कंप्यूटर हुआ, सब कुछ धीरे धीरे इवॉल्व कर रहा है वो अपने। वही म्यूटेशन गिव राइज टू ओरिजिन ऑफ न्यू कैरेक्टर्स, नए नए कैरेक्टर्स को लाता है इवोल्यूशन, ठीक ना। और एडेप्टिव चेंजेस, ऐसा चेंजेस जो एडेप्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक ना, ठीक है, डेट मे रिजल्ट इन इवोल्यूशन, ठीक है, वही ऐसा लाता है कि इवोल्यूशन में वो पार्ट ले लेता है, समझे। इवोल्यूशन मतलब फिर से वही कि आगे हम लोग कैसे बढ़ेंगे, ये होगा। तो दैट मे रिजल्ट इन इवोल्यूशन इन द लॉन्ग रन, क्योंकि इवोल्यूशन स्लो प्रोसेस नहीं है, तुम एक दिन में सक्सेसफुल नहीं हो गए, रातों रात मेहनत लगती है। इतना जल्दी कोई सक्सेसफुल हो जाता तो आज देखते दुनिया में सब सक्सेसफुल होता है, सबके पास गाड़ी होती, सबके पास बंगला होता, बट ऐसा असली में नहीं होता है, समझे। मेहनत करो, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, कभी मतलब रातों रात जगना पड़ता है, बहुत दिन मेहनत करना पड़ता है, तब एक आदमी जाकर सक्सेसफुल होता है, ठीक है। इसीलिए वही मतलब इवोल्यूशन इज स्लो प्रोसेस, लॉन्ग रन, ठीक ना। दैट्स वाई इट इज सेड म्यूटेशन इज द रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन,
ठीक है, इसलिए हम लोग कहते हैं म्यूटेशन इज़ द रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, कोई भी म्यूटेशन अच्छा भी हो और या फिर वेरिएशन अच्छा भी हो सकता है, गुड इफेक्ट है, सब गुड इफेक्ट्स और बैड इफेक्ट्स। ठीक है, वो अच्छा भी हो सकता है, गंदा भी हो सकता है। मैं वही फिर से बोलूँगा, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे से अपने लाइफ को सिक्योर कर रहे हो, तो वो अच्छा भी होगा, ठीक ना। बट वही देखो ना तुम, मैं एग्जांपल फिर से वही रिक्शा वाला का देता हूँ। अगर उसका बेटा पैसा के ही लालच में, ठीक है, पैसा तो तुम दो तरीके से भी कमा सकते हो, एक अच्छा काम करके भी, एक गंदा काम करके भी। ठीक है, तो वही अगर बच्चा कहीं से गंदे ग्रुप में पड़ जाए, कोई आतंकवादी वाले ग्रुप में चल जाए, क्योंकि वो लोग को भी पैसा से खरीदा जाता है, अगर वैसे सब में चला जाए तो वो गंदा इफेक्ट डालेगा कि नहीं? वो अच्छा चीज़ नहीं है। पैसा तो मिल जाएगा उससे भी, बट वो क्या हो जाएगा, अपने फैमिली का नाम खराब करेगा, उसके मम्मी पापा जेल में जाएंगे, वो भी जेल में जाएगा, उसका पूरा परिवार जेल में जाएगा। बट वो उससे भी पैसा आएगा, उससे भी वो गाड़ी खरीद सकता है, बट वो रास्ता नहीं अपनाना है। उसका अच्छा भी इफ़ेक्ट हो सकता है और उसका बैड इफ़ेक्ट भी हो सकता है म्यूटेशन का, ठीक ना। वही बात है, आप पैसा कैसे कमाते हो वो डिपेंड करता है। पैसा बहुत कोई कमा लेता है, बट अच्छे तरीके से कमाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, चलो तो आगे देखते हैं, आगे देखें। आज काफ़ी लंबी लेक्चर हो गई है लग रहा है, चलो देखते हैं। चलो आज देख ही लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है। चलो, सेक्स डिटर्मिनेशन इन मैन। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन, आप में सेक्स कैसे डिटरमाइन होगा, यही है बस मैन में है, मतलब ह्यूमन बीइंग में है। आपके सिलेबस में बस ह्यूमन बीइंग में है। ठीक है, हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं कि ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक है, या फिर इसके हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे डॉक्टर्स फाइंड आउट कर देते हैं बच्चा पैदा होने के पहले ही, ठीक है, कि ये मेल होगा कि फीमेल होगा। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे गाँव में देखा जाता है कि फीमेल जब होती है तो उसको मतलब एबॉर्शन करवा लिया जाता है, मार दिया जाता है। और अगर बेटी पैदा भी होती है तो दोष दिया जाता है कि ये फीमेल के कारण, मतलब फीमेल में जो उसकी पत्नी थी, वाइफ थी, उसी में दोष था। बट ऐसा रियलिटी में नहीं है। अगर जो पढ़ा लिखा होगा वो जानता है कि कौन होगा, किसके कारण ऐसा हुआ कि वो मेल हुई, उसका बच्चा मेल हुआ या फिर फीमेल हुआ। समझ रहे हो ना, आज हम लोग जान जाएंगे, तुम लोग पढ़ो जान जाओगे। चलो देखते हैं। इन मैन, मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज नोन एज एक्सेस एक्स वाई मैकेनिज्म। ठीक है, इसको हम लोग एक्सेस और एक्स वाई मैकेनिज्म कहते हैं। मैन में बोला मतलब ह्यूमन बीइंग में, ठीक है, आप में बस ह्यूमन बीइंग का ही सेक्स डिटर्मिनेशन है आपके सिलेबस में, मतलब ठीक है। आप अगर आप 11-12 में जाओगे तो आपका हनी बी में भी आता है, बर्ड में भी आता है, बट अभी आपके अगर 10 में हो तो आपको बस यही ज़रूरत है। चलो देखते हैं। इन ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सैपियंस। ठीक है, होमो सैपियंस साइंटिफिक नेम है, अंडरलाइन करना है सेपरेटली। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 2n=46। ठीक है, 2n=46 मतलब क्या? 23 पेयर्स। ठीक है, 23 पेयर्स होता है। ठीक है, देयर आर 22 पेयर्स ऑटोजोम। 22 पेयर्स ऑटोजोम होता है। ठीक है, ऑटोजोम क्या बोलते हैं? ऐसा क्रोमोजोम जो मतलब जिसमें कोई चेंजेस हुआ ना तो वो हेरिटेबल नहीं होगा। हेरिटेबल मतलब क्या? मतलब वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा। अगर उस क्रोमोसोम में कुछ चेंजेस हुआ तो वो नेक्स्ट में नहीं जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन में उसका उसी जनरेशन में होगा। जैसे आप में अगर मानो 22 पेयर्स आपके ऑटोजोम में अगर मानो कुछ चेंजेस हुआ तो आपके वो बच्चे में नहीं जाएगा, आपके तक ही वो सीमित रह जाएगा। ठीक है, और 1 पेयर होता है मतलब दो ठो सेक्स क्रोमोसोम होता है, उसको हम लोग एलोसोम भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको काफ़ी बार पूछा जाता है व्हाट इज़ एलोसोम। ऑटोजोम तो हम लोग जानते हैं, ठीक है, बट एलोसोम, ठीक ना, एलोसोम सेक्स क्रोमोसोम इज कॉल्ड एलोसोम। ये कितना पाया जाता है? 2 ठो पाया जाता है, मतलब 1 पेयर्स इट इज़ फाउंड इन 1 पेयर्स इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है,
अब देखते हैं क्या होता क्या है। देखो कैसे हम लोग देखते हैं। फीमेल होमोगैमेटिक होती है, यह आप लोग को याद रहना चाहिए। होमोगैमेटिक मतलब एक टाइप का ही गैमेट्स होता है। गैमेट्स किसको बोलते हैं, मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन में चेंजेस लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। 44 ए मतलब ए मतलब ऑटोजोम, 44 ऑटोजोम होता है, ठीक है। क्या बोला था 46 होता है, तो 44 ऑटोजोम दोनों में होता है, मेल और फीमेल में। बट इसमें क्या बताया, होमो पाया जाता है, एक एक्स और एक एक्स, मतलब 2 एक्स ही पाया जाता है इसमें। क्या फीमेल में क्या पाया जाता है, होमोगैमेटिक होती है। 44 ए पाया जाता है, मतलब 44 ठो मतलब 44 ठो ऑटोजोम प्लस 2 ठो एक्स क्रोमोजोम, ठीक है। एंड प्रोड्यूसेस, ये अगर प्रोड्यूस करेगा तो हम लोग देखते थे अगर आर था, ठीक है, तो वो एक आर प्रोड्यूस करता था, ठीक है, गैमेट में, तो ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ देखो। एंड प्रोड्यूसेस ओनली वन टाइप ऑफ ओवम, ये ओनली वन टाइप ऑफ ओवम करेगा, इसका आधा 22 का 44 का 22, ठीक है, और 2 एक्स का 1 एक्स, समझे, ये उसका गैमेट होगा। ओवम मतलब गैमेट उसका, ठीक है, मतलब यही वो प्रोड्यूस करेगा, वही नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। जैसे याद नहीं है तुम लोग को, एक मैं दिखाता हूँ, जैसे देखो यहाँ देखो, ये देखो ये गैमेट प्रोड्यूस किया, ठीक है, यही गैमेट को फीमेल के में हम लोग ओवम बोल देते हैं, ठीक है। ये भी एक गैमेट प्रोड्यूस किया, यही जाता है ना नेक्स्ट जनरेशन में, F1 जनरेशन में। तो वही बात हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ फीमेल होमोगैमेटिक है, उसका ओवम कैसा होगा, मतलब गैमेट कैसा होगा, बाय मियोसिस डिवीजन, मैं सेल डिवीजन में आपको पढ़ाऊँगा, अनइक्वल डिवीजन होता है, ठीक है। वो 22A प्लस एक्स हुआ, ठीक है, 22 ऑटोजोम प्लस एक्स। मेल, अब मेल के बारे में देखते हैं। मेल होता है 44 ऑटोजोम, इसमें भी 44 ऑटोजोम पाया जाता है, बट यहाँ डबल एक्स नहीं पाया जाता है, एक वाई और एक एक्स, ठीक है, मेल में, समझे। इसलिए हम लोग इसको हेट्रोगैमेटिक कहते हैं, क्योंकि ये 2 टाइप का बनाएगा गैमेट। कैसा बनाएगा, 2 टाइप का बनाएगा। इसको कहते हैं हम लोग स्पर्म, क्या बोलेंगे इसको, स्पर्म। प्रोड्यूसर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पर्म बाय मियोसिस, ठीक है। इसको कहते हैं गाइनोस्पर्म, इसको कहते हैं एंड्रोस्पर्म, ठीक है। कैसा कैसा करेगा ये गैमेट्स, एक बढ़ेगा 22 ऑटोजोम प्लस एक्स, ठीक है, और एक करेगा 22 ऑटोजोम प्लस वाई, समझे। वहाँ भी एक्स था, और हम लोग दूसरा क्यों नहीं लिखे, क्योंकि सेम ही होता है ना, 22A प्लस एक्स, क्योंकि यहाँ दोनों तो एक्स है, बट यहाँ पे यहाँ एक एक्स है, यहाँ वाई है, तो ये 22A प्लस एक्स एंड 22A प्लस वाई। 22A मतलब एक्स कंटेनिंग स्पर्म जो होता है, एक्स कंटेनिंग स्पर्म, इसको कहते हैं गाइनोस्पर्म, मैं पहले ही बोल चुका हूँ गाइनोस्पर्म। जो वाई कंटेनिंग स्पर्म होता है उसको कहते हैं एंडोस्पर्म। गाइनोस्पर्म बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म नहीं, याद रखना, गाइनोस्पर्म, ठीक है। और 22A प्लस वाई को एंड्रोस्पर्म, ठीक है। चलो इसको अब ये दिखाना बहुत ज़रूरी है, अगर आप लिख रहे हो, आप में आ गया है सेक्स डिटर्मिनेशन, तो ये पूरा पेज लिखना ज़रूरी है, पेज पूरा, ठीक है। चलो देखते हैं इसका एक्सपेरिमेंट देखते हैं। मदर है, मदर के पास कितना क्रोमोजोम है, देखो 44A प्लस XX, ठीक है। ये गैमेट कितना प्रोड्यूस किया, 22A प्लस एक्स। फादर क्या है, 44A प्लस XY, ठीक है। ये कितना गैमेट प्रोड्यूस किया, 2 टाइप का, क्योंकि ये हेट्रोगैमेटिक है। क्या किया, 22A प्लस एक्स, इसको कहते हैं गाइनोस्पर्म, 22A प्लस वाई, इसको कहते हैं एंडोस्पर्म, ठीक है। चलो अब देखते हैं, अगर मानो ओवम और गाइनोस्पर्म ये कांटेक्ट में आया तो क्या बना, 44A, क्योंकि 22 44A, और एक बना एक्स और दूसरा भी बना एक्स, ठीक है। अगर ये बना तो ये हो गया फीमेल बेबी, ये हो गया फीमेल बेबी हो गया ना, तुम देखो। बट अगर ओवम और एंडोस्पर्म कांटेक्ट में आया, ओवम एंडोस्पर्म, तो ये आया 22 44A, एक एक्स इधर का, एक वाई इधर का, XY, तो ये क्या बन गया, मेल बेबी बन गया कि नहीं। ये एक्स भी है, वाई भी है। अगर वाई जिसमें पाया जाए वो मतलब मेल है, समझे, वाई जिसमें पाया जाए मेल, अगर वाई नहीं पाया जा रहा है तो मेल नहीं है, समझे। ह्यूमन के बारे में बता रहा हूँ मैं, ह्यूमन,
ठीक है। चलो मतलब क्या हुआ कि फादर ही रिस्पॉन्सिबल हुआ ना, फादर ही रिस्पॉन्सिबल हुआ ना। फीमेल तो हमेशा फादर ही रिस्पॉन्सिबल हुआ कि वो बच्चा मेल होगा कि फीमेल होगा, क्योंकि मदर तो हमेशा एक ही टाइप का ओवम प्रोड्यूस करेगी, हमेशा एक ही टाइप का गैमेट प्रोड्यूस करेगी। बट फादर पे ही डिपेंड किया ना कि वो कभी ये कर सकता है कभी वो कर सकता है, उसके भी हाथ में नहीं है, बट उसी का हुआ ना। तो ये गलत है जो बोलते हैं गांव के इलाकों में कि फीमेल के मतलब जो बच्चे के माँ थी उसी कारण फीमेल बेबी हुआ, ये गलत है। ये सब बातें अनपढ़ लोग करते हैं। आज आप लोग पढ़ लिए हो, आप लोग कभी नेक्स्ट टाइम ऐसी बातें मत करना, ठीक है। चलो अब देखते हैं, ये समझ गए ना, इजी है। चलो, सो वेदर अ मेल बेबी मतलब सन और ए फीमेल बेबी डॉटर विल बी बॉर्न, ठीक है, विल बी बॉर्न डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन फादर। मैं सही बोला आपको, डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन फादर, नेवर ऑन मदर। कभी भी मदर पे डिपेंड नहीं है कि वो बच्ची फीमेल होगी कि मेल बेबी होगी, ठीक है, समझे। बच्चा फीमेल होगा या मेल होगा, सन होगा या डॉटर होगा, ये कभी भी मदर डिसाइड नहीं करती है, हमेशा फादर डिसाइड करता है, समझे। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं, चलो, मेंशन द रोल ऑफ फादर एंड मदर इन सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ अ ह्यूमन बेबी, ठीक है। रोल किसका है हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि रोल तो हमेशा फादर का होता है, मदर का कोई रोल नहीं होता। बट यही है कि आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, और एक ये क्वेश्चन फॉर्मेट में लिख दिया, आपको कहीं से ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यही बस लिख देना आंसर अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए तो, ठीक है। चलो क्या रोल है देखते हैं। देखो ह्यूमन मेल, पहले मेल का देख लेते हैं। ह्यूमन मेल उसमें क्या क्या होता है, 44A मतलब 44 तो ऑटोजोम प्लस X एंड Y, ठीक है, इसलिए इसको हेट्रोगैमेटिक बोलते हैं। Y भी होता है X भी होता है, दो अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। ही हैज़ 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स। कितना टाइप्स ऑफ गैमेट, 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स। क्या क्या 2 टाइप्स ऑफ गैमेट में क्या क्या आ रहा है बताओ। एक है एंडोस्पर्म जिसमें Y हो, 22 ऑटोजोम प्लस Y। एक है गाइनोस्पर्म जिसमें क्या है X है, 22 ऑटोजोम प्लस X, ठीक है। यूनियन मतलब जब एक साथ आते हैं ओवम एंड एंडोस्पर्म, ओवम एंड एंडोस्पर्म, तो क्या बनता है, मेल बेबी। मैंने वहाँ पे आपको दिखाया था, यहाँ पे जब ओवम और एंडोस्पर्म आ रहा है तो मेल बेबी बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यही चीज़ यहाँ लिखा हूँ। यूनियन ऑफ ओवम एंड एंडोस्पर्म प्रोड्यूसेस अ मेल बेबी, बट यूनियन ऑफ ओवम एंड गाइनोस्पर्म प्रोड्यूसेस अ फीमेल बेबी। मतलब समझे, हमेशा फीमेल से तो ओवम ही आ रहा है, बट मेल से आ रहा है एंडोस्पर्म कभी गाइनोस्पर्म, इसलिए देयरफॉर फादर प्लेज द ओनली रोल इन सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बेबी। हमेशा फादर ही प्ले करता है कोई रोल, ठीक है। ह्यूमन फीमेल होमोगैमेटिक होती है, 44 ऑटोजोम प्लस X होता है, ठीक है। ऑल ओवा मतलब क्या, ओवम सिंगुलर, ठीक है, और ओवा मतलब प्लूरल फॉर्म है ओवम का, ठीक है। कैरी द X क्रोमोसोम, सो द मदर प्लेस नो रोल इन द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ए ह्यूमन बेबी। सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ए ह्यूमन बेबी में मदर का कोई रोल नहीं होता है। चलो ठीक है, लास्ट अब और 1-2 लेक्चर लगेगा जिसमें हम लोग ने डिजीज पढ़ेंगे। चलो ठीक है, तब फिर मिलते हैं। सब्सक्राइब करो और ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है, टेलीग्राम वाला ग्रुप, वहाँ पे सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको PDF फॉर्मेट में। चलो ठीक है, तब फिर मिलते हैं, बाय।